हेलो स्टूडेंट्स, अब आज हम वेव ऑप्टिक्स का इंटरफेरेंस जो देख रहे थे, इसमें थिन फिल्म में किस तरह से इंटरफेरेंस होता है उसको हम लोग आज समझेंगे। और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो हम लोग जब घर में साबुन से किसी चीज़ को धोते हैं तो साबुन के जो बुलबुले बनते हैं, तो साबुन के बुलबुले में एक प्रकार की एक थिन फिल्म बन जाती है। और थिन फिल्म को अगर देखते हैं तो थिन फिल्म में भी ये दो परत होंगी, एक लोअर सरफेस होगा, एक ऊपर सरफेस होगा। और इंसिडेंट लाइट जो है इसके ऊपर पड़ती है, पार्टली ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाती है और उसके बाद नीचे आकर के फिर यहाँ पे ये फिर उसी साइड वापस जाती है। और इस तरह से जो साबुन का बुलबुला है उसकी परत में ऊपर से एक लाइट पड़ करके एक ऊपरी सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, दूसरे इंटरनली लोअर के अंदरूनी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे ये दो कोहेरेंट सोर्स बनते हैं। और उस बुलबुले के सरफेस में ऊपर से जब हम देखते हैं तो हमको लाइट में अलग अलग कलर्स दिखते हैं, तो ये भी इंटरफेरेंस के कारण होता है। तो आज हम थिन फिल्म में किस तरह से इंटरफेरेंस होता है, उसका न्यूमेरिकल पार्ट क्या है, उसको हम लोग आज समझेंगे। तो इसको समझने के पहले हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा गीला करिए जैसे, थोड़ा सा और बेसिक कुछ हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो जैसा कि थिन फिल्म का हम आपको बता रहे थे कि ये थिन फिल्म जैसा कि साबुन के केस में बनती है, और यहाँ पे जो लाइट आती है ये लाइट एक ऊपरी सरफेस से पार्टली रिफ्लेक्ट हो जाती है और इसका एक पार्ट अंदर रिफ्रैक्ट होता है, ठीक है ना। तो अंदर एक पार्ट रिफ्रैक्ट होता है, फिर ये पार्ट इंटरनली रिफ्लेक्ट होता है और फिर इसका एक पार्ट रिफ्रैक्ट होकर के दूसरे साइड चला जाता है, और जो पार्टली रिफ्रैक्ट हुआ ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कोहेरेंट सोर्सेस बनते हैं। तो यहाँ पर जब एक फिल्म को हम कंसिडर करेंगे तो जो फिल्म रहेगी उस फिल्म का एक अपर सरफेस होता है, एक लोअर सरफेस होता है। लाइट जो ऊपर पड़ रही है वो अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी, उसके बाद अंदर जा करके लोअर सरफेस का जो इंटरनल पार्ट है उससे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो इसमें रिफ्लेक्शन और अंदर जाने पर लाइट में रिफ्रैक्शन होने के बाद फिर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों फिनोमेना हो रही है। तो थिन फिल्म में इंटरफेरेंस कैसे होते हैं, कैसा होता है, उसको समझने के पहले हम देखेंगे कि इसमें एक साइंटिस्ट थे स्टोक। तो स्टोक के याद में ये फेस चेंज का एक ट्रीटमेंट कहा जाता है जिसको बोलते हैं स्टोक्स ट्रीटमेंट ऑफ फेज चेंज। ठीक है। तो जैसा कि थिन फिल्म में हमने बताया कि अपर सरफेस होता है, लोअर सरफेस होता है, उसमें इंसिडेंट जो लाइट पड़ रही है एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, दूसरा अंदर रिफ्रैक्ट होता है, और फिर इसी तरह से नीचे साइड जब लाइट निकल जाती है तो वो ट्रांसमिटेड मीडियम हो जाता है और ऊपर रिफ्लेक्ट होकर के जो कोहेरेंट सोर्स बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों होता है। तो यहाँ पर ये स्टोक ने ये बताया कि सपोज हम कोई दो मीडियम ले रहे हैं, ऊपर का मीडियम जो है ये रेयरर है, सपोज एयर ले लें, और दूसरा जो मीडियम है डेंसर, इसको सपोज हम ले लें ग्लास या वाटर, जो भी ले सकते हैं। इसको हम लोग सपोज ले लेते हैं ग्लास और यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं एयर। तो ये जो मीडियम है एक रेयरर और डेंसर। तो स्टोक ने ये बताया कि जब भी कोई लाइट रे किसी रेयरर मीडियम से आ रही है और ये डेंसर मीडियम से अगर रिफ्लेक्ट होती है तो इसके फेज में चेंज आ जाता है। फिर से ध्यान दीजिए कि जब भी कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, डेंसर मीडियम के सरफेस से टकरा रही है, तो इसके फेज में चेंज हो जाता है। अब फेज क्या है? ये वेव का टू एंड फ्रो ऊपर नीचे जो होना है इसको वेव का फेज कहते हैं, ठीक है। तो स्टोक
ने जो ये फेज चेंज का अपना एक थ्योरी दी, उसमें ये बताया कि डेंसर सरफेस से जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो ये लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है इसके फेज में चेंज आ जाता है। तो जैसा हमें पता है कि ये पॉजिटिव फेज है, नेगेटिव फेज, पॉजिटिव फेज, नेगेटिव फेज, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से यहां पर यानी जस्ट रिफ्लेक्ट होने के पहले, डेंसर मीडियम पे रिफ्लेक्ट होने के पहले अगर ये पॉजिटिव फेज था तो स्टोक ने ये बताया कि डेंसर मीडियम से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो यहां पर फेज चेंज हो जाएगा, यानी अगला जो फेज आ रहा था वो फेज ना आकर के यहां पे ये फेज चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या यहां पे तो ऐसा लग रहा है कि सिमेट्रिकल बना दिया है सर, लेकिन नहीं, इसमें अगला फेज जो होना था इस वेव का इस प्रकार से नेगेटिव जाता। ठीक है ना, अगर इस वेव को एक्सटेंड करें तो ये फेज ये वाला आता, लेकिन यहां से टकराने के बाद ये वाला फेज ना आकर के इसका फेज ऑपोजिट आएगा। ठीक है, तो ये फेज ऑपोजिट आया तो स्टोक ने ये बताया कि व्हेनेवर reflection takes place from denser surface, there is a phase change of pi in the reflected ray with respect to the incident। ठीक है ना, तो ये स्टोक ने ये ट्रीटमेंट दिया जो आगे हमको वेज शेप फिल्म का जब हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो उस समय हमको जरूरत पड़ेगी, और इसी का ही फिर जब हम न्यूटन रिंग्स में एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें भी इसकी हमको जरूरत पड़ती है। तो अब हमने देखा कि दो मीडियम है, एक रेयरर मीडियम, एक डेंसर मीडियम। तो रेयरर मीडियम से जब डेंसर सरफेस से जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसी कंडीशन पर ये स्टोक्स लॉ में ये बताते हैं कि इसका जो भी फेज था इस फेज में प्लस पाई फेज ऐड हो जाता है। ठीक है, तो दिस कंडीशन इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम डेंसर सरफेस। ये याद रखेंगे कि ये केवल तभी पॉसिबल है, तभी होगा जब ये डेंसर सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, बट when this reflection takes place from denser to rarer, then there will be no change in phase। यानी इसी को अब हम फिर से दोबारा उल्टा करके देखें, या इसी में ही हम रेड पेन से बना करके देखें कि अगर मान लीजिए कि लाइट रे इधर से आती, ये लाइट रे आ रही है, और ये अगर, क्योंकि अब ये डेंसर है, दिस इज द डेंसर मीडियम एंड लाइट इज traveling in the denser medium and is reflecting from the rarer medium surface। तो ये जब रिफ्लेक्ट होके इधर पे आएगी तो इसका जो फेज रहेगा ये फेज में कोई चेंज नहीं आएगा। बात समझ में आई? तो चेंज किस में आएगा? जब डेंसर सरफेस से केवल रिफ्लेक्शन होगा, वेन एवर देयर इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर सरफेस। ठीक है, तो इसमें प्लस पाई फेज डिफरेंस ऐड हो जाता है, बट व्हेन रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम rarer surface, there will be no phase difference।
आई बात समझ में? तो जब भी डेंसर सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो लाइट का फेज प्लस पाई ऐड हो जाएगा. It is only applicable, this Stokes treatment is only applicable when the reflection takes place from denser surface. बस इसको याद रखना है. और रेयरर सरफेस से जब रिफ्लेक्शन होता है तो उसमें फेज में कोई चेंज नहीं आता है. ये देखिए, ये जो फेज आ रहा है, अगला फेज जो आना चाहिए इसका अगला फेज ये नीचे वाला आ रहा है. ये पॉजिटिव था और टकराने के बाद इसमें नेगेटिव फेज आया, यानी यहाँ पे कोई फेज का चेंज नहीं आ रहा है रेयरर सरफेस से जब रिफ्लेक्शन हो रहा है. लेकिन इधर पर यहाँ पे जो पॉजिटिव फेज था, अगला नेगेटिव आना था, तो अगला नेगेटिव ना आकर के ये फिर से पॉजिटिव फेज आया. तो ये फेज डिफरेंस जो है ये केवल डेंसर सरफेस के रिफ्लेक्शन से होता है और इसको हमको याद रखना है और ये हमको थिन फिल्म के इंटरफेरेंस में काम आने वाला है. मेरे ख्याल से डायग्राम अच्छा बना है और इसको आप लोग नोट करके रखिएगा. हाँ, यहां पे एक चीज और बता दें कि यहां पे जो फेज है, इंटरफेरेंस में हम दो टर्म्स को यूज करते हैं कि इंटरफेरेंस दो वेव्स के बीच में होता है और दो वेव्स के बीच में जैसा पाथ डिफरेंस होता है या जैसा फेज डिफरेंस होता है उसके हिसाब से ही हम उसमें लाइट के इंटेंसिटी का वेरिएशन देखते हैं. तो यहाँ पे फेज जो है वो पाई फेज यानी 180 डिग्री के दोनों फेज में डिफरेंस है. अब इस फेज को अगर हम पाथ में देखें तो इसमें पाथ डिफरेंस जो होता है दैट इज प्लस लैम्डा बाई 2 डिफरेंस ऑफ पाथ. दिस इज डिफरेंस इन पाथ एंड दिस इज डिफरेंस इन फेज, राइट? सो वॉट एवर कैलकुलेशन दैट वी परफॉर्म while deriving the final expression, we will use this path difference. ठीक है? So आगे हम देखते हैं और वहां पर जब हम देखेंगे कि थिन फिल्म में डेंसर सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वहां पर जो भी पाथ डिफरेंस हमको मिलेगा उस पाथ डिफरेंस में इफेक्टिव पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हमको ये वाला पार्ट ऐड करना पड़ेगा. ठीक है? कब? जब डेंसर सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा तो जो भी पाथ डिफरेंस आएगा उसमें हम लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस ऐड और कर देंगे. पॉज कर दिया? क्या बात है सर. तो स्टोक्स ट्रीटमेंट को समझने के बाद अब हम देखेंगे इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म. इसका जैसे समझाने के लिए हमने आपको एग्जांपल बताया कि जो बुलबुले बनते हैं, जो साबुन के बुलबुले बनते हैं, समुद्र में जो बुलबुले बनते हैं, कहीं पानी डालते हैं, कॉफ़ी अगर हम पोर कर रहे हैं, चाय पोर कर रहे हैं, शरबत पोर कर रहे हैं तो उसमें बुलबुले जो बनते हैं उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें अलग अलग कलर लहराते हुए दिखते हैं. तो वो जो कलर चेंजेस जो होते हैं, बहते हुए से कलर लहराते हुए से जो लगते हैं वो इंटरफेरेंस के कारण होता है. तो वो जो पानी के बुलबुले या वो जो बुलबुले बनते हैं साबुन से या इन जो भी चीज़ों में हमने बताया बुलबुले जो बनते हैं, वो बुलबुले को अगर हम देखें तो उसकी जो परत है उसको हम थिन फिल्म कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है? और उस थिन फिल्म की मोटाई जो है, सपोज इसकी मोटाई हम लोग टी ले लेते हैं. ठीक है? दिस टी इज व्हाट? विड्थ और थिकनेस. ठीक है? या थिकनेस ऑफ दिस थिन फिल्म. अब इस थिन फिल्म में क्या होता है इसको समझने के लिए हम यहां पर ऐसा मानेंगे कि एक लाइट रे इस थिन फिल्म के ऊपरी सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है. ठीक है? अब ये थिन फिल्म जो है, सपोज इसको हम साबुन का ही बुलबुला ले लेते हैं, तो ये साबुन के बुलबुले की परत है जिसका ऊपरी सरफेस है ये और ये निचला सरफेस है. तो ये जो है ये डेंसर मीडियम होगा और ये वाला जो है दिस इज एयर.
और इसके बाद फिर यहां से नीचे आ जाएंगे तो यहां पे ये फिर कौन सा मीडियम आ जाएगा एयर। ठीक है। अब इसमें ये कोई लाइट रे आ रही है, सपोज इसको हमने नाम दे दिया आर। अब ये जो फिल्म है, इस फिल्म का अपर सरफेस है, लोअर सरफेस है। अपर सरफेस जो है इसमें ये रेयरर है और ये डेंसर है। इसका लोअर सरफेस जो है इसमें ये वाला पार्ट डेंसर है, ये वाला रेयरर है। अब इसमें जो इंसिडेंट लाइट रे आ रही है, ये लाइट रे जब इस पे पड़ेगी तो इससे ये पार्टली रिफ्लेक्ट होगी, पार्टली रिफ्लेक्ट हो जाएगी और पार्टली ये लाइट रे इसमें रिफ्रैक्ट होकर के अंदर चली जाएगी। सपोज ये इंसिडेंट एंगल आई ले लेते हैं और यहां पे जो लाइट रे रिफ्रैक्ट हो रही है इसको हम लोगों ने ले लिया आर। अब ये लाइट रे के दो पार्ट हो गए, यहां से जो रिफ्लेक्ट हुआ इसका हमने ले लिया नाम R1, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, और जो इसके अंदर गई इसको हमने बोल दिया कि ये ट्रांसमिट हुई। और फिर ये जब यहां पे आएगी तो यहां पर जो रेयरर सरफेस का बीच का सरफेस है, यानी ये डेंसर मीडियम में लाइट आ रही है और यहां पे ये रेयरर से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यहां पर भी ये पार्टली यहां पर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और यहां पे ही ये पार्टली जो है रिफ्रैक्ट हो जाएगी और रिफ्रैक्ट होकर के ये दूसरे साइड निकल आएगी। तो यहां पर इसको हम लोग T1 से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको बोलेंगे ट्रांसमिटेड मीडियम। और ये वाला जो है इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड मीडियम। तो अभी जब हम इंटरफेरेंस देखेंगे तो इंटरफेरेंस में भी दो कंडीशन हम लोगों को बतानी पड़ेगी कि रिफ्लेक्टेड मीडियम में इंटरफेरेंस जो हो रहा है उसमें किस तरह की फ्रिंजेस मिलेंगी, और जब ये लाइट रे ट्रांसमिटेड मीडियम में लेंगे यानी दूसरे साइड जब हम देखेंगे तो यहाँ पे भी कोहेरेंट सोर्सेज बनेंगे और उस समय कैसे इंटरफेरेंस होगा। तो पहले तो देखें कि यहाँ पे लाइट रे इंटरफेरेंस कैसे और कब करेगी। तो इंटरफेरेंस के लिए हमको पता है कि कम से कम दो कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए और कोहेरेंट सोर्स एक ही इनहेरेंट सोर्स से ही बनेंगे। तो यहां पे क्या हुआ कि लाइट रे आई, ये पार्टली रिफ्लेक्ट हो गई, उसके बाद अंतर ट्रांसमिटेड हुई और फिर यहां से फिर पार्टली लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के फिर यहां पर वापस आई, तो यहां पर हमको एक और लाइट रे मिल जाएगी। ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड मीडियम में हमको यहां पर R1 और R2 दो कोहेरेंट सोर्सेस मिल गए और यही दो कोहेरेंट सोर्स मिल करके यहां रिफ्लेक्टेड मीडियम में इंटरफेरेंस का पैटर्न बनाएंगे और यहां से जब हम देखेंगे तो हमको किस तरह का इंटरफेरेंस दिख रहा है वो हम रिफ्लेक्टेड मीडियम में देखेंगे। वहीं यहां पर ये जो लाइट रे आई पार्टली इंटरनली डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर के ये फिर से यहां पर इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी और फिर इसका एक पार्ट बाहर ट्रांसमिट होगा। अब रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड ये रिलेटिव टर्म हम ले रहे हैं कि जिस साइड से लाइट इंसिडेंट है उसी साइड अगर लाइट वापस आ रही है तो उसको हमने बोल दिया रिफ्लेक्टेड मीडियम, और जिस साइड से लाइट आ रही है उसके दूसरे साइड अगर निकल रही है तो इसको हमने ट्रांसमिटेड मीडियम बोल दिया। ठीक है। तो यहां ट्रांसमिटेड मीडियम में भी यहां पर दो सोर्स बन गए और ये दो सोर्स के कारण यहां ट्रांसमिटेड मीडियम में भी हमको इंटरफेरेंस दिखेगा। ठीक है। तो दोनों में ही किस तरह से ये इंटरफेरेंस का पैटर्न होगा इसका कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे। इसको थोड़ा सा और अगर फिजिकली अगर हम देखना चाहें, समझना चाहें तो थोड़ा सा विजुअलाइज करें कि एक बड़ा सा बबल है और उस बबल में हम बाहर से देख रहे हैं कि किस तरह का इंटरफेरेंस हो रहा है, और वहीं बबल के अंदर अगर हम चले गए तो अंदर से जब बबल के सरफेस पे हम देखेंगे तो वहां पे इंटरफेरेंस अलग तरह का होगा। ठीक है। ये किस तरह का दिखेगा कि अगर ऊपर से हम देख रहे हैं और यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो यहां पे अगर हमको रिफ्लेक्टेड
मीडियम पे, यानी बबल को ऊपर से देख रहे हैं तो ऊपर से वो हमको ब्राइट दिखेगा, वहीं उसी टाइम पे अगर अंदर से देखेंगे ट्रांसमिटेड मीडियम में तो वही बबल का पार्ट हमको डार्क दिखेगा। तो नीचे हमको डार्क दिखेगा, ऊपर ब्राइट दिखेगा, ठीक है ना। इसको अभी डेरिवेशन जब हम करेंगे तो उसमें भी ये चीज क्लियर होगी, लेकिन विजुअलाइज करने के लिए रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड मीडियम में किस तरह का चेंजेस आता है, किस तरह से यानी डिफरेंस रहता है, वो यहां पे हमको समझना चाहिए। अच्छा, अब इसमें डेरिवेशन करने के लिए हम यहां पर इसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं। यहां पर ये नॉर्मल को आगे हमने बढ़ा दिया, यहां पर ये सपोज ए पॉइंट, यहां पर ये बी, यहां पर ये सी और यहां पर ये डी, ठीक है। और यहां पर इन दोनों के बीच में यहां पर ये सपोज ले रहे हैं हम एम, ठीक है। अब यहां से जो लाइट रे आ रही आर, ये ए से बी और बी से सी डिस्टेंस तय करने के बाद फिर यहां बाहर निकल रही है। तो ये लाइट रे इंटरनली रिफ्लेक्ट होकर के दोबारा जब उसी मीडियम में आ रही है तो इतनी देर में इसको इतना एक्स्ट्रा पाथ तय करना पड़ रहा है। इतनी देर में ये पार्टली जो रिफ्लेक्टेड रे है R1 ये कुछ आगे चली गई होगी, ठीक है। तो एक पार्ट ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये जब रिफ्लेक्ट हो रहा है उसी टाइम पे ये दूसरा पार्ट इसके अंदर इंटरनली रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है। तो यहां से ये वाली रे ए बी सी इसको एक्स्ट्रा डिस्टेंस तय करना पड़ रहा है और R1 जो है ए R1 इसको डिस्टेंस अलग तय करना पड़ रहा है। तो जितनी देर में यहां पर ए आर वेव आगे बढ़ेगी उतनी देर में यहां पे ए बी सी R2 वेव को एक्स्ट्रा डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। तो यहां पर R से निकली हुई वेव R2 और R1 में कुछ पाथ डिफरेंस आएगा, उस पाथ डिफरेंस को हमको निकालना पड़ेगा। और उस पाथ डिफरेंस को जब हम निकाल लेंगे तो उस पाथ डिफरेंस को फिर हम कंपेयर करेंगे किससे, ब्राइट और डार्क फ्रिंज के पाथ डिफरेंस से, और बस वहां से फिर हमारा एक्सप्रेशन निकलेगा, ठीक है। तो यहां पे हम पाथ डिफरेंस सबसे पहले निकालेंगे। तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं कि सपोज इस पे एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एन सी, ठीक है। तो ये जो R2 रे है ये A से B, B से C तक डिस्टेंस तय कर रही है। तो A से B प्लस B से C ये इतना पाथ तय कर रही है, ठीक है। और जितनी देर में ये R2 A से B, B से C पाथ तय करेगी इतनी देर में हम मान सकते हैं कि R1 जो है ये कितना पाथ तय कर रही है, AN पाथ तय कर रही है, ठीक है। तो ये पाथ से अगर इसको माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कि ये पाथ में डिफरेंस कितना है, और बस वही पाथ डिफरेंस हमको निकालना है। लेकिन यहां पे फर्क ये है कि यहां पे AN जो रे है, R1 रे AN जो डिस्टेंस तय कर रही है ये किस में कर रही है, एयर में कर रही है। और यहां पे A B C जो पाथ डिस्टेंस तय हो रहा है ये किस में, डेंसर मीडियम में हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे ये एयर ले लें और ये सपोज इसको हम ग्लास ले लेते हैं, ठीक है। ग्लास या वाटर बबल जो जिसकी बात कर रहे हैं। अब हमको ये पता है कि लाइट जो है, लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करती है, यानी अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रही है तो यहाँ का डिस्टेंस कवर उतने ही टाइम पे अलग होगा, और यहाँ डेंसर मीडियम में लाइट उतना ही टाइम में अलग डिस्टेंस तय करेगी। तो यहाँ पे तो बात अलग हो जाएगी। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, हमको पता है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमको उसी मीडियम में लाइट की स्पीड मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अब हमने इसमें इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी ये जो मीडियम है इसका हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज है न्यू, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये जो पाथ मिलेगा ये पाथ इस एयर के रिस्पेक्ट में ही कवर्ड मिल जाएगा। तो दोनों का बेसिस एक हो गया, तो ये हमको एक्चुअल में पाथ डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है।
अब इसको हमको सॉल्व करना है, बस ये पाथ डिफरेंस हमको निकाल लेना है। और ये पाथ डिफरेंस जो है ब्राइट और डार्क फ्रिंज की जो कंडीशन रहती है, यहां पे एक बार रिकॉल कर दें, उसके बाद मिटा के फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये कौन से जनरलाइज्ड कंडीशंस फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या था, 2n-1 λ/2, ये काहे का पाथ डिफरेंस है ना। इसी को कई जगह पे हम लोग 2n+1, नहीं ब्राइट फ्रिंज के लिए, सॉरी ये नहीं है, ब्राइट फ्रिंज के लिए है सिंपल n लैम्डा, यहाँ पे n जो है 0, 1, 2 और सो ऑन। और डार्क फ्रिंज के लिए जो है 2n-1 λ/2, यहाँ पे प्लस भी ले सकते हैं, 0, 1, 2 और सो ऑन। ठीक है, वहीं पे कई जगह पे इसको -1 भी ले लेते हैं, तो इसमें n की वैल्यू जो हो जाती है वो यहाँ पे 1 से लेते हैं, सो ऑन। ठीक है, तो जनरलाइज कंडीशन जो इंटरफेरेंस के लिए होती है ब्राइट और डार्क फ्रिंज की, ये हम लोगों ने पहले देखा है, तो ये हमको जगह जगह पे जरूरत पड़ती है, तो ये तो सबसे पहले आप लोगों को याद होना चाहिए। उसके बाद फिर हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, इसमें रिफ्लेक्टेड मीडियम पे ये R1 और R2 में जो इंटरफेरेंस होगा, इसको हम यहाँ पे पाथ डिफरेंस निकालेंगे, और इस पाथ डिफरेंस की जो भी वैल्यू आएगी इसको ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन लेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। उसके बाद ये जो वैल्यू आएगी इसको फिर हम डार्क फ्रिंज के लिए कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यही प्रोसेस हर एक इंटरफेरेंस वाले डेरिवेशन में हमको करना रहता है। इसीलिए इस डेरिवेशन में आगे बढ़ने के पहले हमने ये कंडीशन आप लोगों को एक साइड लिख दी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है, इस पाथ डिफरेंस का हमको डिराइव करना है, और उसके बाद फिर जो भी इसका रिजल्ट आएगा इसको इन कंडीशंस के साथ कि ये पाथ डिफरेंस जब है तो ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होगा, तो इस जो भी वैल्यू आएगी उसको हम इससे कंपेयर कर देंगे। फिर उसके बाद डार्क फ्रिंज के लिए जो भी वैल्यू आएगी उसको हम डार्क फ्रिंज से ये कंपेयर कर देंगे। ठीक है ना, अब इधर पे देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करें। तो ये जो हमने डायग्राम बनाया है, इसमें अगर देखें ए बी और बी सी ये दोनों बराबर डिस्टेंस हैं। यहां पे लिख लें क्या, ये आ रहा है सर इधर तक पूरा, तो मिटाने के पहले यहां पर एक पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं। ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, दिस इज फॉर योर रिमेम्बरेंस, टू मेमोराइज दिस थिंग, है ना। अब यहां से हम देखेंगे कि इस डायग्राम में देखें तो ए बी बराबर बी सी है। ठीक है, और क्या है, बी एम जो है ये थिकनेस है फिल्म की। ठीक है, और फिर क्या देखें हम, ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब यहां पे अगर हम देखें ए बी और बी सी हमको चाहिए है, और ए बी बी सी दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो ए बी बराबर, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अब ये वाला एंगल आर है तो यहां वाला एंगल भी आर होगा, और इसी तरह से यहां वाला एंगल भी आर होगा। ठीक है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से। तो ये वाला ट्राइंगल जब हम लेते हैं, कौन सा, ए बी एम एंड ट्राइंगल सी बी एम, तो इनके हिसाब से जब हम देखेंगे तो ए बी दिस इन ट्राइंगल में ए बी अपॉन, नहीं, this upon this sine, this upon this tan, this upon this, bm upon ab is cos r।
ठीक है, और इसके साथ क्या हो जाएगा, बी एम अपॉन बी सी इक्वल्स टू कॉस आर। ठीक है, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और ए बी और बी सी बराबर है ही, डायरेक्ट लिख दें तो ए बी इधर चला जाएगा, कॉस आर नीचे आ जाएगा। ठीक है, ए बी इधर चला गया, कॉस आर नीचे आ गया, और यहां पे भी बी सी इधर चला गया, कॉस आर नीचे आ गया, तो ए बी और बी सी दोनों बराबर हैं, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये दोनों ही वैल्यू आ जाएंगी बी एम अपॉन कॉस आर। और ये हमको पता है कि बी एम जो है दिस इज टी, तो टी अपॉन कॉस आर। ये आ गया पहला पार्ट, यानी ए बी और बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम देखेंगे ए एन की वैल्यू। अब ए एन को अगर देखें तो यहां पर ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ये आएगा इंसिडेंट का एंगल। ठीक है, अब यहां पे ए एन को अगर देखें तो यहां पर दिस अपॉन दिस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या होता है, साइन आई। तो परपेंडिकुलर ए एन अपॉन, यहां पे ऑल्सो लिख दें ए एन अपॉन, यहां पे पहले ट्राइंगल लिख दें, ऑल्सो फॉर्म ट्राइंगल ए एन सी। तो ए एन अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, अब इसी को आगे और आगे देखें तो ए एन बराबर क्या हो जाता है, यहां पे ए सी। अब ए सी क्या है, ए सी इज वॉट, ए एम प्लस एम सी, और यहां पे ये साइन आई। ठीक है, बात समझ में आई, साइन आई। तो यहां पे ये ए एन की वैल्यू आ गई। अब यहां पे ए एम अगर देखें तो ए एम की वैल्यू फिर से अगर हम निकालेंगे तो फिर यहां पे ये वाला जो ट्राइंगल है ए एम बी, और यहां पे ट्राइंगल सी एम बी। ठीक है, तो इसमें हमको क्या ए एम और एम सी की वैल्यू निकालनी है। तो ए एम की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में ए एम की वैल्यू निकालने के लिए दिस अपॉन दिस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सर यहां तक आ रहा है क्या, ए एम अपॉन बी एम इक्वल्स टू 10 आर, और इसी तरह से यहां पे सी एम या एम सी ले रहे हैं ना, उसमें एम सी अपॉन बी एम इक्वल्स टू 10 आर। ठीक है, यानी ओवरऑल हम कैसे लिख सकते हैं, यहां तक आ जाएगा सर। तो यहां पर फिर अब हम यहां पे मिटा दें, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं पे। यहीं पे लिख देते हैं। तो यहां पर ये ए एम और एम सी बराबर हैं, तो स्ट्रेट अवे यहां पे हम लिख देते हैं ए एम बराबर एम सी इक्वल्स टू बी एम 10 आर। ठीक है, ये बी एम 10 आर, तो ये बराबर हो जाता है, बी एम की वैल्यू क्या है, टी, तो यहां पे ये टी और यहां पे 10 आर। आई बात समझ में। तो सपोज इसको हम लोग बोल देते हैं 2। ठीक,
तो यहां पे हम पाथ डिफरेंस निकाल रहे थे। पाथ डिफरेंस में ए बी और बी सी की वैल्यू निकालनी थी। ए बी और बी सी की वैल्यू हमने यहां से ये निकाल ली। अब इसके बाद ए एन की जो वैल्यू निकालनी थी, ए एन की वैल्यू निकालने के लिए यहां पे हमने इस तरह से किया, और यहां पे ए एम और एम सी की वैल्यू निकालनी थी, ए एम और एम सी की वैल्यू इधर पे निकाली। तो यहां पर ए एन की फाइनल वैल्यू जो आएगी, यहां तक आ रहा है, आ जाएगा ए एन की फाइनल वैल्यू जो आई, यहां पे ए एम और एम सी इनकी वैल्यू रख देंगे। तो ये क्या है, यहां पे टी 10R एक की वैल्यू, दूसरे की टी 10R, तो यहां पे 2t 10R इसकी वैल्यू हो जाएगी, और यहां पे साइन आई। ठीक है, अब यहां पे ये टी इक्वेशन नंबर 2 ना लिख करके यहां पे ये वाली इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। तो ए एन की वैल्यू ये आ गई, और यहां पे ए बी और बी सी की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब इन वैल्यूज को अब हम डायरेक्ट इधर पे अगर रख दें तो हमारा पाथ डिफरेंस आ जाएगा। तो लेट्स सी न्यू, और यहां पे ए बी की वैल्यू क्या थी, यहां पे टी अपॉन कॉस आर प्लस टी अपॉन कॉस आर, और यहां पर 2t 10R। हाँ, यहां पे एक चीज और हम कर सकते हैं, वो आगे कैलकुलेशन में इजी होगा। यहां पे 2t और यहां पे साइन आर अपॉन साइन आई ऐसे लिख सकते हैं। साइन अपॉन कॉस होता है इसमें, है ना, साइन अपॉन कॉस आर, और यहां पे साइन आर। नहीं आ रहा है, चलिए इधर पे आगे हम बताते हैं। इधर में चलो इसी में लिख लेंगे, इसी पे ही कर लेते हैं। इसको जब हम लिखेंगे तो ये 10R को पहले तो यहाँ पे लिखिए, ऐसे ही रहने देते हैं, 10R साइन आई। ठीक है, अब इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, न्यू यहाँ पे 2t हो जाएगा, 2t कॉस आर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 न्यू t अपॉन कॉस आर। ठीक है, और यहां पे ये माइनस साइन है, माइनस यहां पे 2t। अब यहां पे 10R जो है, 10R को हम लोग यहां पे लिख सकते हैं साइन आर अपॉन कॉस आर, और यहां पे साइन आई है। ठीक है, अब साथ में हमको एक चीज और पता है, इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, अब थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। थोड़ा सा और मिटा दें। तो यहां पे ये जो पाथ डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस क्या आ रहा है, ये पाथ डिफरेंस 2 न्यू टी अपॉन कॉस आर माइनस, अब यहां पे हमको पता है कि साइन आई अपॉन साइन आर जो है ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ के हिसाब से। तो यहां पे ये साइन आर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन आई इक्वल्स टू न्यू साइन आर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर साइन आई की जगह यहां पे हम साइन आर लिख देंगे। ठीक है, न्यू साइन आर। तो यहां से फिर ये वैल्यूज जब हम पुट कर रहे हैं तो साइन आर और यहां पे न्यू साइन आर आ जाएगा, तो साइन आर न्यू साइन आर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, न्यू साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर, और यहां पे क्या था,
2t तो था ही, तो यहाँ पे 2t, तो इसको हम लोग अब लिख सकते हैं 2 न्यू टी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से सीधा जो पाथ डिफरेंस है फाइनल इसका एक्सप्रेशन आने वाला है, और यहां पे 2 न्यू टी ये कॉमन है, और कॉस आर भी कॉमन है, कॉस आर इसको भी ले लिया, तो बचा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर आर क्या होता है, साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर इक्वल्स टू 1 होता है, तो यानी यहां आ जाएगा कॉस स्क्वायर आर, तो ये आ जाएगा 2 न्यू टी कॉस स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर, तो ये कॉस आर और यहां स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जो पाथ डिफरेंस है R1 और R2 का ये आ जाएगा 2 न्यू टी cos r. So this is the path difference for reflected medium. ये हम किसकी बात कर रहे थे, R रिफ्लेक्टेड मीडियम, तो ये वाला डेरिवेशन अभी हम रिफ्लेक्टेड मीडियम के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड मीडियम के लिए पाथ डिफरेंस आ गया। अब इस पाथ डिफरेंस को हम देखेंगे कि ये जो पाथ है, ये इंटरफेरेंस जो हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन किससे के उससे हो रहा है, डेंसर सरफेस से हो रहा है कि रेयरर सरफेस से। तो यहां पर R1 जो है ये डेंसर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो डेंसर सरफेस से जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो जो पाथ डिफरेंस है, अभी जस्ट इसके पहले हमने देखा था स्टोक्स फेस चेंज ट्रीटमेंट, उसमें पाथ डिफरेंस जो है वो λ/2 ऐड हो जाता है। ठीक है, या फेज जो है पाई ऐड हो जाता है। तो यहां पर रिफ्लेक्टेड मीडियम में यहां जो लाइट रे आ रही है AR1, ये डेंसर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए इसमें जो पाथ डिफरेंस है एक्स्ट्रा λ/2 ऐड करना पड़ेगा। वहीं जो R2 है ये AB और BC से ट्रेवल होकर के यहां पे आ रही है, तो यहां पे कोई पाथ डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पे जो रिफ्लेक्शन है ये रेयरर मीडियम से हो रहा है, और रेयरर मीडियम से जब रिफ्लेक्शन होता है तो उस समय कोई भी पाथ डिफरेंस में चेंज नहीं आता है। ठीक है ना, तो R1 और R2 में ये पाथ डिफरेंस जो भी हमने निकाला है, इसमें इफेक्टिव पाथ डिफरेंस जो है वो λ/2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, पॉज कर दीजिए, तो आगे डेरिवेशन में थोड़ा सा गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मैंने बोला इंक भर लिया जाए। तो यहां पर ये पाथ डिफरेंस जो है, ये पाथ डिफरेंस R1 और R2 रिफ्लेक्टेड मीडियम का है। ये रिफ्लेक्टेड मीडियम के लिए पाथ डिफरेंस जो आया 2 न्यू टी cos r। ठीक है, अब ये पाथ डिफरेंस के लिए जैसा स्टोक्स ट्रीटमेंट के हिसाब से अब हम यहां पे लिखेंगे, अब बाकी चीजों को हम मिटा देते हैं। हाँ, तो ये पाथ डिफरेंस आया। अब इसमें हम लिखेंगे बट, क्योंकि स्टोक्स चेंज के हिसाब से, स्टोक्स चेंज ऑफ फेज, बट फ्रॉम स्टोक्स फेस चेंज, इसके हिसाब से क्या होता है, प्लस पाई फेस डिफरेंस ऐड हो जाएगा और प्लस λ/2 पाथ डिफरेंस, ये फेस डिफरेंस और ये पाथ डिफरेंस ऐड हो जाता है। ठीक है, कब, व्हेन reflected from denser surface।
ठीक, तो यहां पे हम पाथ डिफरेंस निकाल रहे थे रिफ्लेक्टेड लाइट का, R1 और R2 का पाथ डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इसमें स्टोक्स ट्रीटमेंट के हिसाब से भी हमको यहां पे पाथ डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तो अब हम इसमें बोलेंगे कि इफेक्टिव पाथ डिफरेंस, सो इफेक्टिव path difference will be what? 2 nu t cos r plus lambda by 2. So this is the final path difference that we were in search of. तो ये पाथ डिफरेंस हमको मिल गया, यानी इन दो लाइट रे का पाथ डिफरेंस इतना होगा। ठीक है, अब इसी तरह से ट्रांसमिटेड मीडियम के लिए भी T1 और T2 यहां पे जो रहेंगी, इनके लिए भी हमको पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो जैसे रिफ्लेक्टेड मीडियम के लिए किया, बिल्कुल इसी तरह से ट्रांसमिटेड मीडियम के लिए भी हम पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे। तो कैलकुलेशन में ट्रांसमिटेड मीडियम का भी रिफ्लेक्टेड मीडियम जैसा ही रिजल्ट आएगा, लेकिन रिफ्लेक्टेड मीडियम में यहां डेंसर सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए इफेक्टिव पाथ डिफरेंस में λ/2 ऐड कर देते हैं। लेकिन ट्रांसमिटेड मीडियम में कहीं पे भी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए ट्रांसमिटेड मीडियम में यहां पे ये जो T1 और T2 रेज बन रही हैं, इनमें जो हमने पाथ डिफरेंस निकाला है, ये पाथ डिफरेंस इतना ही रहेगा। इसमें कहीं पे भी डेंसर सरफेस से रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, रेयरर सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन स्टोक्स ट्रीटमेंट के हिसाब से रेयरर सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसमें फेज में कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पे जो भी T1 और T2 में पाथ डिफरेंस आएगा वो इतना ही आएगा जितना हमने रिफ्लेक्टेड के लिए निकाला था। तो रिफ्लेक्टेड के लिए इफेक्टिव पाथ डिफरेंस में λ/2 ऐड करना पड़ेगा, और ट्रांसमिटेड के लिए हमको एज इट इज यहां तक जो किया है एज इट इज ऐसा ही डेरिवेशन रहेगा। ठीक है, तो ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड मीडियम में दोनों में बिल्कुल इसी तरह से कैलकुलेशन करना है, दोनों में हमने पाथ डिफरेंस निकाल दिया। अब हम इस पाथ डिफरेंस को देखेंगे कि रिफ्लेक्टेड मीडियम में कब ब्राइट फ्रिंज देगा और कब डार्क फ्रिंज देगा। ठीक है ना, तो नाउ वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस डेरिवेशन। तो ये जो पाथ डिफरेंस आया है रिफ्लेक्टेड मीडियम के लिए, फॉर रिफ्लेक्टेड मीडियम, या यहां पे फॉर रिफ्लेक्टेड मीडियम फॉर ब्राइट फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन के लिए जैसा हमने बताया था कि ब्राइट फ्रिंज का जो पाथ डिफरेंस है वो n λ हम लोग लेते हैं। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए ये जो पाथ डिफरेंस है उसको हम ब्राइट फ्रिंज के पाथ डिफरेंस से कंपेयर कर देंगे। तो 2 nu t cos r प्लस λ/2 इक्वल्स टू n λ, क्योंकि ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस जो होता है वो n λ होता है, जहां पे n की वैल्यू 0, 1, 2 एंड सो ऑन रहती है। ठीक है, तो यहां पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 nu t cos r बराबर 2n -1 आ जाएगा ना। हाँ, और यहां पे λ/2, ये इसका फॉर्मूला आएगा फॉर ब्राइट फ्रिंज इन रिफ्लेक्टेड मीडियम। और इसी तरह से फॉर डार्क फ्रिंज for dark fringe 2 nu t cos r plus λ/2 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम इक्वेशन में यहाँ पे 2n+1 लेते हैं, जिसमें माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2n+1 λ/2 है। मैंने डार्क फ्रिंज में बताया था ना कि 2n+1 भी लेते हैं और 2n-1 भी लेते हैं। तो जब +1 लेते हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम 0 से शुरू करते हैं, अदरवाइज उसमें n की वैल्यू 1 से ही शुरू करते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है यहाँ पे 0 से शुरू करते हैं। ठीक, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो फाइनल डार्क फ्रिंज रिफ्लेक्टेड मीडियम में कब मिलेगी, जब 2 nu t cos r जो है इसकी वैल्यू n लैम्डा आएगी। n लैम्डा कहाँ से आ गया, यहाँ पे -λ/2, यानी इसको अगर हम इधर पे लेके जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो n लैम्डा आएगा। ठीक है ना,
तो इस तरह से ये रिफ्लेक्टेड मीडियम में हमको डार्क फ्रिंज की कंडीशन मिली और इसी तरह से रिफ्लेक्टेड मीडियम में ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन मिली। फिर से एक बार हम आपको रिकैप कर देते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। एक थिन फिल्म में इंटरफेरेंस हो रहा है। थिन फिल्म में एक जिस साइड से लाइट जा रही है उसी साइड जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर के कोहेरेंट सोर्स बनाती है तो उस रिफ्लेक्टेड मीडियम में ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज R1 R2 इंटरफेरेंस करते हैं और इसको हम लोग बोल देते हैं रिफ्लेक्टेड मीडियम में इंटरफेरेंस हो रहा है। और इसी में जब लाइट दूसरे साइड जाती है तो दूसरे साइड ट्रांसमिट होती है और इसको हम लोग बोलते हैं, जब ये ट्रांसमिटेड मीडियम में दो कोहेरेंट सोर्स बनते हैं तो ट्रांसमिटेड मीडियम बोलते हैं। दोनों में किस तरह से ये रिफ्लेक्शन पार्टली रिफ्लेक्ट और पार्टली रिफ्लेक्ट होती है ये हमने आप लोगों को बताया। और इसमें जो भी दो लाइट रेज ट्रांसमिटेड मीडियम में हो या रिफ्लेक्टेड मीडियम में हो या ट्रांसमिटेड मीडियम में, इनका पाथ डिफरेंस हमको निकालना रहता है। और इस पाथ डिफरेंस के लिए एक लाइट रे कितना डिस्टेंस तय कर रही है, किस मीडियम में तय कर रही है, माइनस जो मीडियम में दूसरी लाइट रे ट्रेवल कर रही है, इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो ये पाथ डिफरेंस इसमें आ जाता है। और ये पाथ डिफरेंस हम पहले रिफ्लेक्टेड के लिए लेंगे और इसी तरह से फिर पाथ डिफरेंस हम ट्रांसमिटेड मीडियम के लिए भी ले लेंगे और उसको फिर पूरा सॉल्व करके ये दोनों रेज का रिफ्लेक्टेड मीडियम में पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे और उसके बाद ट्रांसमिटेड मीडियम में भी इसी तरह से निकाल लेंगे और उसको फिर ब्राइट और डार्क फ्रिंज से कंपेयर करते हैं। ठीक है, और फिर ये इक्वेशन हमको मिलती है।